नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ सेमुसी भाग 2 के संस्कृत के पाठ्यक्रम का पाठ 1 सूची पर्यावरण का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ के अर्थ तथा अन्वय को देखा था। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की बारी है। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रस्तुत जो निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, यानी कि कवि क्यों प्रकृति की शरण चाहते हैं। तो कवि क्यों प्रकृति की शरण चाहते थे? क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण फैल गया था। तो इसका उत्तर होगा सर्वत्र प्रदूषणम अस्ति अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, यानी कि सभी जगह प्रदूषण है, इसीलिए कवि प्रकृति की का शरण चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, यानी कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर होगा महानगरेषु अनन्तः यानानां पंक्तयः सन्ति अतः संसरणम कठिनम वर्तते, यानी कि इस महानगरों में अनेक वाहनों की पंक्तियां हैं, इसीलिए संसरण यानी कि चलना कठिन हो गया है। तीसरा प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, यानी कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। तो इसका उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भोज्यम च दूषिताः सन्ति, यानी कि हमारे पर्यावरण में वायुमंडल दूषित हो गया है, जल दूषित हो गया है यानी कि नदियाँ, भोज्यम यानी कि जो हमारे खाद्य वस्तु हैं वो खराब चीज़ों से मिलकर बने हैं, सभी दूषित हो गए हैं, वायुमंडल, जल और भोज्य पदार्थ। अगला प्रश्न है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ घूमने की इच्छा करते हैं। तो कवि उत्तर होगा कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में संचरण यानी कि घूमने की इच्छा करते हैं। अगला है, स्वस्थ जीवनाय क्रीडिसे वातावरण भ्रमणीय, स्वस्थ जीवनाय क्रीडिसे वातावरणम भ्रमणीयम, यानी कि स्वस्थ वातावरण यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए कौन से वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय वनस्य स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए वन के स्वच्छ वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिम में पद्यांश से कवि, यहाँ पर मनवय नहीं होगा, कस्मई होगा, कस्मई जीवनस्य कामना अस्ति, यानी कि अंतिम पद्यांश में कवि की किसकी जीवन की कामना है। तो इसका उत्तर होगा अंतिम पद्यांश से कवि मानवाय जीवनम कामे, यानी कि कवि के मन में मानव के जीवन की कामना है। अगला है, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है इसका, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा जा रहा है। तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो कालाय सचक्रम, रात दिन महानगरों में क्या चलता है। तो लोहे का पहिया चलता है। अगला है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, यानी कि खराब चीज़ों से मिलकर क्या बना है। तो वो है भोज्यम, यानी कि खाद्य वस्तुएं। अगला है, अहम कस्मई जीवनम कामे, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ। यहाँ अहम कवि के लिए आया है। तो कवि मानवाय जीवनम कामय, मतलब वो मानव के जीवन की कामना करते हैं। केवल एक पद में उत्तर देना है, इसीलिए हम केवल मानवाय लिखेंगे। अगला है, केसाम माला रमणीया, किनकी पंक्तियों मतलब पंक्तियाँ सुंदर हैं। तो सुंदर लताओं की पंक्तियाँ। अगला है, अब तीसरा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरु, संधि कीजिए या संधि का विच्छेद कीजिए। तो पहला है, प्रकृति धन रिक्त स्थान प्रकृति रेव, तो यहाँ पर हम एव करेंगे, तो प्रकृति रत्व संधि हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा, तो प्रकृति रेव हो जाएगा। दूसरा है,
स्यात् धन, रिक्त स्थान धन, रिक्त स्थान तो उत्तर है स्यानैव। तो इसका हम लिखेंगे स्यात् धन न धन एव। स्यान स्यात् है, न है, तो यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगा और एव स्यान्नैव हो जाएगा। ही अनंता है, यहाँ पर ई और यहाँ का अ मिलकर य यानी कि यण संधि हो जाएगा। अगला है बहि अंतः जगति, यानी कि यहाँ का विसर्ग का र हो जाएगा और वो र अ में मिल जाएगा। र हलंत होगा तो र अ में मिल जाएगा तो पूर्ण र हो जाएगा। तो यहाँ पे बहिर अंतर जगति हो जाएगा। यहाँ पर रत्व विसर्ग संधि है। अगला है रिक्त स्थान जोड़ नगरात इज इक्वल टू असमान नगरात, तो हो जाएगा अस्मात् धन नगरात। तो असमान नगरात, यहाँ पर भी जसत्व व्यंजन संधि है। अगला है समचरणम, सम धन चरणम, तो यहाँ पर म का य हो जाएगा। अगला है धूमम मुंचती, तो धूमम का म और म बार बार आया है तो म का अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार संधि विच्छेद हम करते हैं। चौथा है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूरयत, यानी कि जो निम्नलिखित जो ये अव्यय दिए गए हैं इनसे जो नीचे वाक्य हैं उनमें जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। तो पहला इसमें है इदानीम वायुमंडलम रिक्त स्थानम प्रदूषित मस्ति, तो इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति हो जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पर रिक्त स्थान है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अत्र हो जाएगा, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। हम श्लोक से भी थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसका भरने का प्रयास करेंगे। तीसरा है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर अपि उत्तर है। चौथा है पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृति आराधना, तो इसका उत्तर हो जाएगा एव पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना। अगला है सदा डैश समयस्य सदुपयोगः करणीय, तो सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, हमें सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय डैश गमनेव उचितम भवति, तो हमें बहिर्गमनेव भूकंप के समय बाहर जाना उचित होता है। अगला है यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, यहाँ पर डैश डैश दिया है तो यत्र तत्र तो हम जानते हैं कि योजक अव्यय है, तो इसका उपयोग हम करेंगे। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। अगला है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत, तो निम्नलिखित जो भी पद दिए हैं उनके हमें पर्यायवाची पद लिखने हैं। तो ये भी श्लोक जो दिए गए हैं उन्हीं में से है। तो चलिए देखते हैं। सलीलम का अर्थ होता है जल, तो पानी, तो इसका हम लिख देंगे पर्यायवाची जल। आम्रम मतलब आम होता है, तो इसका एक पर्यायवाची रसालम भी होता है। वनम यानी कि कांतारम। शरीरम, शरीर, तनु मतलब शरीर होता है, तो शरीरम लिख देंगे। कुटिलम यानी कि चतुर होता है। वक्रम मतलब टेढ़ा होता है, तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, और प्रस्तरः मतलब भी होता है पत्थर। अगला है पांचवा का आ अधोलिखिता नाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, यानी कि जो नीचे शब्द दिए हैं गए हैं इनके विलोम पद पाठ से ही चुनकर लिखने हैं। तो सुकरम का अर्थ होता है आराम से, तो दुर्वहम का बहुत ही कठिन हो जाएगा। दूषितम मतलब गंदा, शुद्धम मतलब साफ। गृहणंती का मुंचती हो जाएगा। गृहणंती का मतलब ग्रहण करता है और मुंचती का अर्थ छोड़ता है। अगला है निर्मलम, निर्मल मतलब शुद्ध है, तो समलम यानी कि गंदा। दानवाय यानी कि दानव। मानवाय यानी कि मानव के लिए दानवाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो इसीलिए हम मानवाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा देंगे। शांता यानी कि एक, और अनंता मतलब बहुत, अनेक। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोजम कुरुत,
तो पहला है जातम, एक उदाहरण दिया हुआ है। जातम जन धन अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार प्रकृति में हो जाएगा प्र धन क्री धन कितिन प्रत्यय लगेगा तो प्रकृति हो जाएगा। नी धन श्री धन अक्त धन टाप प्रत्यय है, तो इसमें नी धन श्री धन कत अक्त, तो यहाँ पे ये प्रत्यय अक्त लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, उपसर्ग हैं, तो निश्रित हो जाएगा। और टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए लगता है और इसका केवल आ जुड़ता है, तो निश्रिता हो गया है। दूषितम का हो जाएगा दूस धन कक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पे दूषितम हो जाएगा। करणीयम का क्री धन अनियर प्रत्यय हो जाएगा। भक्ष्यम का भक्ष धन यत एक प्रत्यय है, हमें अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है। भक्ष धन यत भक्ष्यम हो जाएगा। रम धन अनियर धन टाप, तो रम धन अनियर रमणीय हो जाएगा और टाप का केवल आल जुड़ता है तो रमणीय हो जाएगा। अगला है छ, यहाँ पे व्री धन अनियर धन टाप, तो व्री और धन अनियर वर्णीय और टाप का आ लगेगा तो वर्णीय हो जाएगा। पिस धन कक्त, तो पिस का मतलब पीसना होता है, अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो पिष्टा हो जाएगा। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च ठात चित्वा च समस्त पदानि समासानाम च लिखत। यथा विग्रह पदानि दिया है, समस्त पद और समास, हमें समास जो होते हैं समासिक शब्द होते हैं उनका विग्रह करना होता है, तो यहाँ पर विग्रह पद दिए हुए हैं, उनका हमें समस्त पद अलग और समासा नाम अलग लिखना है, यानी कि समास का नाम अलग लिखना है। तो पहला है मलिन सहितम, मल के सहित, तो इसका हो जाएगा सौमलम, और यह अव्ययी भाव समास है। समास के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम केवल अभ्यास कार्य संपूर्ण कर लेते हैं। हरितः धन हरितः च एव तरवः तेसाम, यानी कि जो मतलब हरित जो तरुण है वह तरुण जो हरे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हरित तरुणा नाम समस्त पद हो जाएगा। और ये किसका है, तो कर्मधारय समास का यह उदाहरण है। अगला है ललिता च यह लता, यानी कि ललित है जो लता, तो इसका हो जाएगा समस्त पद ललित लता नाम, और ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है नवमालिका, नवमालिका यानी कि नवा मालिका, तो इसका हो जाएगा नवमालिका, और ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। अगला है धृत धृतः सुख संदेशः येन, यानी कि धृत सुख संदेशम है जो, तो ये इसका हो जाएगा धृत सुख संदेशम, और ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। अगला है कज्जल कज्जलम इव मलिनम, यानी कि कज्जल के समान जो मलिन है, तो समस्त पद हो जाएगा कज्जल मलिनम, और यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला है दुर्दांतई दसनई, यानी कि भयानक दांतें, तो दुर्दांतई दसनई, ये भी कर्म भयानक है जो दांत, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यह परीक्षा में बहुत ही अधिक मात्रा में आता है, तो हमें इसे ध्यान से करना चाहिए। तो पहला है इसका प्रश्न सतसकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, तो ये कज्जल मलिनम से हमें प्रश्न बनाना है। तो इसका कज्जल मलिनम है तो किस प्रकार कैसा धुआं छोड़ती हैं, प्रश्न आता है हिंदी में, तो हम इसका उत्तर होगा, तो हम इससे प्रश्न बनाएंगे सकटियानम कृदृशम धूमम मुंचती, यानी कि मोटर गाड़ियां किस प्रकार का धुआं छोड़ती हैं। अगला है उद्याने पंक्षिणा कलरवम चेतः प्रसादयति, यानी कि उद्यान में पक्षी कोलाहल मचाती हैं, तो कौन कोलाहल बांटती हैं बिखेरती हैं उद्यान में, तो केसाम, पक्षी नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो हम ये लिख देंगे उद्यानम, उद्याने केसाम कलरवम चेतः प्रसादयति।
अगला है पाषाणी सभ्यता। पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। तो इसमें अंडरलाइन में शब्द जो है वो लतर तरु गुल्मा है। तो ये लता तरु गुल्मा ये सभी क्या है, बहुवचन, एक वचन, एक प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। तो हम यहाँ पर के लगा देंगे, क्योंकि पुल्लिंग का ही हम के लगाएंगे। तो हो जाएगा पाषाणी सभ्यता के प्रस्तर तले पिष्टा संति। और एक बात हमें ध्यान रखना होगा, यदि परीक्षा में प्रश्न निर्माण करने के लिए आता है तो केवल हम यहाँ ये जो अंडरलाइन शब्द है इसके जगह केवल ये प्रश्न वाचक हम शब्द लिख कर नहीं छोड़ेंगे, हम पूरे वाक्य परीक्षा में लिखेंगे, तभी हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में अनंत वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है महानगरेषु, तो इसका हम कुत्र भी लिख सकते हैं या केसु भी लिख सकते हैं। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा केसु, या महानगरों में तो किस में, और कुत्र भी हो जाएगा कि कहाँ, वाहनानाम की वाहनों की अनेक पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। यानी कि प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख यानी कि विद्यमान है। तो इसमें प्रकृत्याः अंडरलाइन शब्द है, तो इसका प्रकृत्याः का हो जाएगा प्रकृति के सानिध्य में, यानी कि यहाँ पे क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो हम कस्याः लगाएंगे, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने अभ्यास कार्य समाप्त किया। आपको लग रहा होगा कि अभ्यास थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने जो ओल्ड एडिशन था और जो नया एडिशन है, दोनों के जो भी प्रश्न हैं जो सेम है उसको एक ही रखा है, और जो अलग है उसको भी मैंने लिख लिया है, ताकि वो परीक्षा में यदि आए या हमारे अभ्यास के लिए वो छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।